हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है और बच्चों ने क्लास में शुरू कर दिया है और देखते हैं। और सबसे पहले चित्राली गुप्ता जी क्लास में। चित्राली जी गुड इवनिंग। उनके बाद साक्षी यादव क्लास में आ चुकी। साक्षी गुड इवनिंग। और मानसी त्यागी हमारे साथ क्लास जुड़ चुकी है। मानसी जी गुड इवनिंग। और मानसी के बाद भी किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है, नाम मिलने वाला है। और अगर नाम नहीं मिले तब भी हम बता देंगे कौन क्लास में आए हैं। तो चित्राली, जैसे आप जानते हो, यहाँ पर हमारा चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और इसके हमारे अजय अवनी राणा भी क्लास में आ चुके हैं। अवनी जी गुड इवनिंग। वो अवनी है जो अब क्लास में आई हैं। और मानसी, अब तक इसके कितने लेक्चर हो चुके, मैं कंफ्यूज हो गया, ध्यान दिया लेक्चर कितने हुए हैं। 4 और 5 में से या तो 4 हुए या 5 हुए हैं। तो आप मुझे बताता है कि लिखूँ, वही लेक्चर नंबर लिख देता हूँ ताकि कई बार जब आप स्टडी करते हो तो आप कंफ्यूजन ना रहे। अभी 2 ही हुए, आज थर्ड लेसन है, थर्ड लेक्चर है। तो अवनी कह रहे 2 हुए हैं और आज केवल थर्ड। मान से 3 हुए हैं। यानी फोर्थ लेक्चर है आज का। ये चलिए, बच्चों के अकॉर्डिंग ये फोर्थ लेक्चर है और मेरे लेक्चर 4। और अभी तक की बात करूं मैं, चित्राली जी आप पढ़ चुके हैं एमईबीएसएस। एमईबीएसएस आप पढ़ चुके हैं और एमईबीएसएस को हम अभी भी डिसेंट्री बोलते हैं। दैट इज कोज्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोरिका। और आप पता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पैरासाइट है, हमें भी जानते हैं कि इसके इन्फेक्शन में जो हमारा एक्सपीटर स्टूल है उसमें ब्लड होता, ब्लड आता है और म्यूकस आता है। इसलिए रफली गांव में इसको खूनी पेचिस बोल देते हैं। डिसेंट्री पेचिस होता है और चूंकि ब्लड भी आता है इसलिए बोलते हैं हम इसको खूनी पेचिस। और ये एक प्रोटोजोन से होती है जिसका नाम है एंड अमीबा हिस्टोरिका। दैट इज कोज्ड बाय एंड अमीबा हिस्टोरिका। और अब हम पढ़ेंगे दूसरी डिजीज जिसका नाम है मलेरिया। प्रोटोजोन की 2 डिजीज हमारे सिलेबस में है। एक का नाम है एमबीएसी, दूसरा नाम है मलेरिया। तो मैं बात मलेरिया कर रहा हूँ, मलेरिया की। मलेरिया देखिए, पहले मानते थे बच्चों मलेरिया जो है मैल माने डर्टी एयर, की गंदी हवा से होता है। जो मलेरिया वर्ड है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं ग्रीक से, तो इसका मतलब होता है डर्टी एयर, दूषित हवा। तो शुरू में नहीं पता था मलेरिया किससे होता है। तो शुरू में ये माना गया बच्चों कि मलेरिया जो है वो गंदी हवा से होता है, इस नाम मलेरिया दिया गया है। लेकिन आपको पता ही है कि मलेरिया इज कोज्ड बाय ए प्रोटोजोन। इसे करने वाले प्रोटोजोन है और प्रोटोजोन यूनिसेलुलर होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अबाउट 27 प्रोटोजोन्स आर पैरासाइट इन ह्यूमन बॉडी। वो हमारी बॉडी पैरासाइट है, सारे यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा है, आप जानते हो। तो मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पर साक्षी लिखा है ब्लड म्यूकस। अच्छा, इन्होंने पूरा सिम्टम छाप दिया है, पूरा सिम्टम छाप दिया है। मैं आपके लिए थोड़ा सा एक और कहना चाह रहा हूँ। आप लोग मुझे सजेस्ट करोगे, कई बार बच्चों के अच्छे सजेशन आते हैं, तो जब हमें रिवीजन करना है क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट पूरे हो चुके हैं, जो फर्स्ट टर्म एग्जाम सारा हमारा हो चुका है। तो उसका रिवीजन हम कैसे करें, इस पर आप अपने कमेंट देंगे। और फिर जो मेरी अपनी अपनी वो है सोच, हम मिला के देखते हैं कोई अच्छा मेथड डेवलप हो जाए। तो आप सब बच्चे अपनी उस पर जो सजेशन लिखेंगे ग्रुप पे। कोज्ड बाई, कौन कोज कर रहा है? कोज्ड बाई, इसको कौन करता है अभी? कोज्ड बाई एक प्रोटोजोन। इसको करने वाला एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन। और नाम क्या है? कार्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है, जैसे अमीबा है, इससे हमें होता है दैट कॉज मलेरिया। तो मलेरिया करने वाला प्रोटोजोन है। और इसका नाम अवनी, ये एक प्रोटिस्ट है, ये यूनिसेलुलर है। और इसकी 4 स्पीसीज हैं, 4 स्पीसीज। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। कितनी स्पीसीज? 4 स्पीसीज, 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम 4 स्पीसीज की होती है। और नाम लिखेंगे उनका हम, क्या क्या नाम लिखेंगे? पहले पी वाइवेक्स, यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। पी का मतलब यहाँ पर प्लाज्मोडियम है और वी का मतलब वाइवेक्स स्पीसीज की। ये कॉमन
सबसे कॉमन स्पीसीज है, कॉमन स्पीसीज। तो साक्षी यादव सबसे ज्यादा जो हमें मलेरिया करता है, हिंदुस्तान से ज्यादा मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स स्पीसीज से होता है। इसके बाद में बात करूं, नंबर 2 है पी मैलेरी, पी मैलेरी। इसके बाद पी ओवेली, और लास्ट में है पी फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम। ये सबसे खतरनाक स्पीसीज है, मोस्ट डेंजरस स्पीसीज, मोस्ट डेंजरस स्पीसीज। सबसे खतरनाक मलेरिया इसका होता है, डेंजरस स्पीसीज। कोज क्या करता है, कोज मैलिग्नेंट फीवर, मैलिग्नेंट फीवर और मलेरिया। तो क्वेश्चन तो बन ही सकता है कि मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कोज करता है, तो आप जवाब दोगे कि मैलिग्नेंट मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। तो ओवरऑल 4 स्पीसीज है, सबसे कॉमन स्पीसीज वाइवेक्स है, होती ये भी है पर ये कम इनका स्प्रेड होता है। ज्यादातर वाइवेक्स हमारे यहाँ हंगामा काटता है। ये तो हो गया किससे होता है। अब मलेरिया हमारी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट करता है, हम उनकी बात करेंगे। विच ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय द मलेरिया। तो मलेरिया में अफेक्टेड ऑर्गन जाने, अफेक्टेड ऑर्गन्स, यहां भी क्वेश्चन बनता है। अफेक्टेड ऑर्गन्स, सबसे ज्यादा लीवर अफेक्ट हो, लीवर। मलेरिया सफर पर्सन के साथ लीवर को नुकसान पहुंचता है, और अवनी उसके बाद फिर टिकला उसके बाद पहुंचता है, आरबीसी नंबर घटता है, तो अभी आरबीसी एंड स्प्लीन, इन दो ज्यादा नुकसान पहुंचता है। स्प्लीन भी थोड़ा एनलार्ज हो जाता है, उसको थोड़ा नुकसान पहुंचता है। तो 3 बॉडी ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय मलेरिया। मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन लीवर है, सेकंड नंबर पे आरबीसी आता है, और थर्ड नंबर पे स्प्लीन आता है। इस पर भी फर्क पड़ता है। तो अब ये तो अफेक्टेड ऑर्गन हो गया। अब ट्रांसमिशन कौन करता है, कौन इसको फैलाता है, तो ट्रांसमिटेड बाय, ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफ्लीज है, जो मॉस्किटो है, जो हमारा ब्लड सक करती है, वो इसका वेक्टर है। दैट ट्रांसफर इट फ्रॉम वन टू अदर पर्सन। अगर मच्छर ना होते तो मलेरिया भी ना ट्रांसफर होता। तो एक इंसान, सपोज कोई इंसान मलेरिया पॉजिटिव है, उसको मलेरिया हो रहा है, तो वो एनोफ्लीज जो है उसको बाइट करेगी और उससे दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर देगी। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो फिर ट्रांसफर नहीं, मच्छर काट के हो जाएगा। हमेशा जब 2 ऐसे इंसान पॉजिटिव नेगेटिव होगा तभी ट्रांसफर होगा, यानी एक इंसान में मलेरिया पहले उसकी बॉडी में होना चाहिए और फिर वो दूसरे में ट्रांसफर कर देगी। और मान लिया किसी एरिया में आज एक मॉस्किटो ने फीमेल 10 लोगों को काटा और किसी में मलेरिया पैरासाइट नहीं, तो ट्रांसफर क्या करेगी, भाई नहीं। तो ये ट्रांसफर करती है अगर प्रेजेंट है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो हर मच्छर काटेगा मलेरिया ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, उसने किसी पॉजिटिव को बाइट किया है और फिर किसी नेगेटिव बाइट कर रहा है, तो फिर ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो फीमेल एनोफिलिस ट्रांसफर करने वाली है। हालांकि आप पता है मच्छर 3 बड़े जीनस हैं, टुलेक्स भी है, एडिस भी है। लेकिन जहां पर हमारा कंसर्न मलेरिया से है वो फीमेल एनोफिलिस होती है। अब हम और आगे बात करते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन की बात हो गई, ट्रांसमिट वेक्टर करता है। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए बच्चों, अगर क्वेश्चन ये आ जाए मलेरिया इज कोज्ड बाय ए मॉस्किटो और बी फीमेल एनोफिलिस, तो आपका जवाब क्या होगा। मलेरिया इज कोज्ड बाय ए मॉस्किटो, बी फीमेल एनोफिलिस, तो इनमें से आप क्या सेलेक्ट करेंगे। और चित्राली कह रही मैं बी करूंगी, यानी फीमेल एनोफिलिस करूंगी। आप साक्षी भी बोल रही, मानसी भी यही बोल रही हैं, और अवनी अभी नहीं बोली। अवनी बोलना तो पड़ेगा आपको, आपका जवाब भी चाहिए, आप क्या जवाब देती हैं। तो सबका तो बी आ ही गया, आ ही गया। और अवनी कह रही मैं क्या करूं, बी कहना पड़ेगा। लो देखो आ गया बी जवाब, और ये आपका जवाब गलत है।
रॉन्ग आंसर है, मुझे पता था कि आप जाल में फंस जाएंगे। मॉस्किटो या फीमेल एनोफिलीज मलेरिया कोज नहीं करती। मलेरिया करना तो प्लाज्मोडियम है, वो तो सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करती है। तो देयर इज नो, अक्सर ऐसे क्वेश्चन हमें फांस लेते हैं और जो हमारा दिमाग इंप्रेशन बनाता है वो वही ऑप्शन देता है, पहला या दूसरा, और हम तुरंत कहते हैं तो आराम चलिएगा। तो मैंने दो ऑप्शन दी और मुझे पता था दो में से आप जवाब दे दोगे, और वो आपने गलत जवाब दिया है। ना तो मॉस्को इसको करता है और ना ही इसको फीमेल एनोफिलीज करते हैं, और उसके वेक्टर हैं, एक इंसान दूसरे में ट्रांसफर करते हैं किसको, प्लाज्मोडियम को। तो अगर एनोफिलीज जिस इंसान काटा सबको मलेरिया होना चाहिए था, नहीं होता। तो इट इज कोज्ड बाय, आपको नहीं, मॉस्को इज नॉट कोज इट, मॉस्को इसको नहीं करता, करने वाला तो प्लाज्मोडियम, उसकी 4 स्पीसीज। अब आप निकले झटका लग गया, बात धोखा सा हो गया हमारे साथ पे। 2 ऑप्शन दिए और 2 में हम फंस गए, क्या था 3-4 देते हम सोच लेते, पर 2 में फांसना था हमें। पर आपका आगे याद रहेगा, अब आप गलती नहीं करोगे, हमें इसको दूर करना जो हमारे लाइफ को नुकसान कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, घर की बात चल रही है, आपकी हमारी बात चल रही है, हमारा मकसद ही ये है कि आपकी गलतियों को, जो कॉमन एरर हैं उनको भी दूर किया जाए, और जो एक अच्छा कंटेंट है जिससे आपके क्वेश्चन कवर अप हो जाए वो आपको दिया जाए। तो अपने आगे बात कर रहे हैं, तो मलेरिया की बात हो रही है, और अब हम तो ट्रांसमिट भी हो गया, ऑर्गन अफेक्टेड भी हो गया, और अब मैं बात करूंगा सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सिम्टम्स देखिए, सबसे पहले चिलिंग और शिवरिंग होती है, कपकपी, ठंड के साथ कपकपी आती है, ठंड लगती है और शिवरिंग होती है, और ये लिहा आप गद्दा रजाई सब काम 200 उड़ा दो, लेकिन फिर भी ये होती रहती है, फिर भी ये होती रहती है, क्योंकि ये कोई एक्चुअली बाहर के एनवायरमेंट ठंड लगी है, ये हमारे खुद की इंटरनल चिलिंग है, और इसको किसी लिहाज के बाहर के एनवायरमेंट से कर नहीं किया जा सकता जब तक हमारी बॉडी रिकवर नहीं करेगी। तो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे की हमें चिलिंग और शिवरिंग फेज का सामना करना पड़ता है। आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में रहती है, उसके बाद ये बुखार होगा। तो चिल एंड शिवरिंग विद चिल, चिलिंग एंड शिवरिंग, चिलिंग एंड शिवरिंग for half to 1 hour, ठीक है, आधे घंटे 1 घंटे तक ठंड लगती है। हो सकता है आप सब किसी न किसी को हुआ हो और पूरा एक्सपीरियंस आपको पता हो, मैं लिखना वो लगभग आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी है, क्योंकि सब में सिम्टम एक जैसे आते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। देन हाई फीवर, उसके बाद क्या होगा, देन हाई फीवर, तेज बुखार होता है, और जो हाई फीवर है ये लगभग 6 से 8 घंटे रहता है। हाई फीवर अबाउट 6 to 8 आवर्स। तो 6 से 8 घंटे तेज बुखार होता है, और उससे पहले आधा घंटे की क्या होती है, जो आधा घंटा है उसमें उसको ठंड और शिवरिंग दोनों होती रहती है, कपकपी दोनों आती रहती है। अब और क्या सिम्टम्स हैं, उसके साथ साथ बॉडी एक हेडेक होता है, सर दर्द और बदन दर्द होता है। बॉडी एक, बॉडी एंड हेडेक, दर्द होता है, और टायर्डनेस, थकन बहुत होती है, क्योंकि आरबीसी मर रही है और आपकी काफी सेल मर जाती है। टायर्डनेस, टायर्डनेस भी होगी, एंड एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारी आरबीसी को मार रहा है ये। आरबीसी लगातार मरेंगे, जब लाइफ समझाऊंगा इसकी तो आप होगा अच्छा ऐसे करो, बदतमीज है फिर। तो हमारी आरबीसी को मारता है। चित्रा लीजिए, सर कौन सी भी कुछ होता है क्या, पी खोलेसी, ये कह रही है पी खोलेसी। चित्रा देखिए, बिल्कुल एक नया वर्ड है, मतलब हमने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि पी खोलेसी भी कोई है। तो या तो आप सोर्स बताओ कहाँ से आपने इसको लिया है, या फिर कहीं आप मिस इंटरप्रीट कई बार हो जाता है कि हमें वो लिखने में गलती हो जाती है। तो मतलब अभी तक के हिसाब से तो ये वर्ड नहीं है पी खोलेसी, तो कुछ और कहीं कुछ होगा, और आपके दिमाग में हो सकता है कि वो
दिमाग उसको उल्ट पुलट करके पी खोले से बना दिया हो, है ना, कहीं का रोड़ा जोड़ के उसे नई बीमारी बना दी पी खोले से। तो इन माई व्यू इट इज नॉट एनी चीज। तो हम ये नहीं कह रहे कहीं आप सोर्स की बात करो तो हम सौ वहां तक पहुंच जाएंगे कि कहाँ आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा, या फिर दोबारा देखोगे तो आपको हाँ ये गलती से मैं लिख दिया। तो पीक होने से कुछ नहीं है। तो टायर्डनेस और एनीमिया हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। अब प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या है, इसका रोकथाम क्या है, हम उसकी बात करें। देखिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है किसी बीमारी को, मतलब प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप ऐसा नियंत्रण हमारे घर में चोर ना घुस सके, सो अच्छी बात क्या होगी। तो हमारा अर्जमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारी बॉडी में कोई पैथन एंटर ना हो, हम बीमार ना हो, उससे बड़ी तो बात ही नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों प्रिवेंशन की, और उसका आप अच्छी तरह जानते हो प्रिवेंशन को। प्रिवेंशन प्रिवेंशन रोकथाम। देखिए हम सब पता है कि इसको फैलाने वाला मॉस्किटो है। मॉस्किटो करेगा नहीं, मैंने बात पहले कहा, नहीं करता, वो उसको फैलाता है। अगर हम मॉस्किटो को ही खत्म कर दें, मतलब कंट्रोल रखें, तो फिर मलेरिया तो नहीं होगा। तो सबसे बड़ा तरीका रात में जो बेसिकली जो फीमेल मॉस्किटोज हैं दे आर एक्टिव नाइट, वो नाइट में एक्टिव होती हैं। मेल मोस्ट दिन में एक्टिव रहता है और फीमेल रात में एक्टिव रहती है। तो मेल डायरनल है और फीमेल नॉक्टर्नल है। The animal which remain active in night called nocturnal and which remain active during day called diurnal। और कुछ ऐसे जो इवनिंग में शाम के टाइम एक्टिव होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रीपस्कुलर। ये बात कहीं ना कहीं आती रहेगी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ चित्राली प्रिवेंशन की। तो सबसे पहले आप क्या कहें, इन नाइट मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी नेट शुड बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड। और लोग ऐसा करते हैं जहाँ मच्छर ज्यादा है वो मच्छरदानी लगा के सोते हैं ताकि मच्छर उनके ऊपर अटैक ना करे। बीच में मच्छरदानी की जो उसके पर्दे हैं वो बैरल की फॉर्म में काम करेंगे और हाँ काफी राहत मिलती है। और एक आध दुष्ट तो अंदर घुसघुसा के ऐसे पहुंच ही जाता है और फिर मिल करके वो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि इसके एरिया कन्फाइंड कर दिया आपने, तो धप्पा होने में देर नहीं लगेगी। तो आप रात में मॉस्किटो यूज करें। अब हमारे घर के दरवाजे हैं उन पे हम जालीदार गेट लगवाएं, आयरन मैसेज लगवाएं, ताकि मच्छर घर में एंटर ना करे। हम करते हैं बहुत सारे घरों में, देखो सभी घरों में आपने देखा है। तो मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो आयरन मैसेज should be fitted in windows and doors, at windows and doors। तो विंडोज डोर पर आप जालीदार गेट लगवाएं ताकि मच्छर एंटर ना हो, मच्छर एंटर ना हो, ऐसा हमें करना होगा। मच्छर की एंट्री बचानी होगी। ठीक है बच्चों, तो मच्छर से बचना है। आगे बात कर रहे हैं। अभी हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, अवनी कुछ कह रही है। अवनी आपकी आवाज मिल जाएगी, बोलो आप अपने माइक के थोड़ा सा डिस्टेंस रख के बोलो। आयरन मैसेज, लोहे की जालीदार की बात कर रहे हैं, मैसेज की बात। लोहे का जालीदार आयरन मैसेज लिखा होगा ना, आयरन कहाँ लिखा है, आयरन मैश, लोहे की जाली। और हमें बताया कि आपने अपने घर में लगा रखी है और मच्छर से काफी हद तक बचाव कर देती है। ठीक है, चित्राली ने लिखा है मैसेज, बिल्कुल सही, आप जा रहे हो। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। तो एक तो हो गया। अब दूसरा हम क्या करें, आप रोज सुनते हो कि भाई टीवी पैड आता है कि घर की छत पे कूलर में टंकी में पानी इकट्ठा ना होने, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब मॉस्किटो लार्वा डेवलपमेंट होता है वो पानी में होता है,
अगर हम पानी अपने आसपास इकट्ठा नहीं होने देंगे तो मॉइस्चर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो बिल्कुल ये बहुत आसान तरीका है। आप अपने कूलर के टैंक को रेगुलरली बहुत सारा क्लीन करते रहें, क्योंकि अगर उसमें पानी डालते रहो, जब उसमें लार्वा डेवलप हो रहा है उसको मौका मिलता रहेगा। और जब उसे क्लीन करोगे, पानी निकाल के नया पानी डालोगे, तो लार्वा पानी के साथ बह जाएंगे और डेवलपमेंट नहीं होगा। तो वाटर कलेक्शन, देयर शुड बी देयर देयर शुड not be collection of water near the houses. Collection of water in houses or near the houses. घर में घर के बाहर, तो घर में घर के बाहर पानी इकट्ठा ना होने दें, ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। अब ये भी आप कर दोगे। और जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज कर रात में, ऐसा आप ऑल आउट करते हो, तो अच्छी बात है। मॉस्किटो कोयल लगाते हो, है ना, जलते धुआं उसका स्मोक होता है। लेकिन आप अगर देखते होगे कि जो ऑल आउट लगाते हो, मोर्टिन लगाते हो, मैं किसी ऐड नहीं कर रहा हूँ, पर आप इस तरह का जो यूज कर रिपेलेंट यूज करते हो, उसमें फ्यूम धुआं निकलता है और वो उसके रेस्पिरेशन में इंटरफियर करता है, वो भाग जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में ये अडेप्ट हो जाते हैं, इनमें म्यूटेशन हो जाती है और वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और आप अक्सर देखते हो कि उधर आपने ऑल आउट ऑन किया और मच्छर डांस करे उसके ऊपर, अरे वाह बड़ी खुशबू वाली लेकर आई है लड़की, हमें तो मजा आ गया, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गए। तो इसलिए कंपनी बार बार कुछ फॉर्मूला बदलती रहती है कि ऑल आउट इनएक्टिव, ऑल आउट एक्टिव, ऑल आउट ये सुपर रुपर, तो उसको चेंज करता है कि ये इफेक्टिव बनी रहे, इफेक्टिव बनी रहे। तो हमें मच्छर को ही कंट्रोल करना है, इसको नहीं प्लाज्मा मुंह पर पकड़ पकड़ फेंक देंगे, पर हाँ अगर मच्छर कंट्रोल रहेगा तो मलेरिया स्प्रेड नहीं होगा। तो आप क्या करें, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स एज डीडीटी, एज डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरिथेन, लिखे तो पूरा नाम, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरिथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, ठीक है। शुड बी स्प्रेड, शुड बी स्प्रेड, आप स्प्रे करें इन मॉस्किटो प्रोन एरिया, जहां मच्छर रहते हैं, मॉस्किटो प्रोन एरिया, जहां मच्छर होने की संभावना है वो मॉस्किटो प्रोन एरिया है। अगर वहां पर हम डीडीटी स्प्रे कर देंगे तो ये इंसेक्टिसाइड है, दैट इज टॉक्सिक फॉर द मॉस्किटो एंड अदर इंसेक्ट, तो मच्छर कंट्रोल हो सकता है। और मैं बता दूं आपको, देखिए गवर्नमेंट ने एक टाइम पर स्टार्ट किया था मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम, मलेरिया खत्म करने का प्रोग्राम चला, जैसे आपको पोलियो ड्रॉप लाई गई है, ऐसे बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम, और वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और हमारे मलेरिया होता चला गया। हमें कंट्रोल तो हो जाता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास अच्छा अवेलेबल है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि हमारा जो पड़ोसी कंट्री है, थोड़ा सा कंट्री श्रीलंका, दैट हैज बिकम फ्री फ्रॉम मलेरिया ऑन 5 सितंबर 2016, यानी अभी जो 4-5 दिन 3 दिन बाद संडे में जो 5 सितंबर होगा, तो श्रीलंका 5 साल पहले संडे से काउंट करें तो हम मलेरिया फ्री हो चुका है। तो हर कंट्री अपने हिसाब से एफर्ट्स करता है। हम पोलियो फ्री हो चुके हैं और भी कई बीमारी फ्री हो चुके हैं, तो एफर्ट्स करने होते हैं। और कोरोना के लिए जंग लड़ रहे हैं हम चाहते हैं इसलिए हम फ्री हो जाएं, इसलिए दुनिया चाहती है फ्री हो जाए। और देखते कैसे कैसे आगे बात बनती है। तो फिलहाल यहाँ मलेरिया की बात होगी क्योंकि हम मलेरिया टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो शुड बी स्प्रेड, आप ऐसे कर सकते हो। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो आप इम्पोर्टेंट है, गैम्बूसिया एफिनिस, ये फिश का नाम है, गैम्बूसिया, गैम्बूसिया एफिनिस इज लार्विसाइडल फिश, लार्वा खाने वाला लार्विसाइडल फिश, शुड बी इंट्रोड्यूस्ड
introduced in introduced and should be introduced in what nearby आसपास nearby water sources. कितना भी जो हमारे पास वाटर सोर्सेज हैं, पॉन्ड हैं, लेक्स हैं, जहां से हमारे पास उड़ के मच्छर आने संभावना है, अगर हम उस सोर्स में इस फिश को छोड़ देंगे तो इट फीड्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वी, और मोस्ट लार्वी मच्छर लार्वी पानी में ग्रो करते हैं, उनको खा जाएगा। और लार्वा ही डेवलप नहीं होंगे तो मच्छर कहाँ से आएंगे? तो अगर पानी ना हो तो मॉस्क डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट ऑफ मॉस्क अकर स्टार्ट फ्रॉम द वाटर सोर्स। डेवलपमेंट ऑफ mosquito larvae occurs in water, पानी में होता है। अब नहीं occurs in water, अगर आप पानी को ही मच्छर को पानी में नहीं पनप देंगे तो मलेरिया नहीं फैलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम गैम्बू से अपने फिश को छोड़ दें वाटर सोर्स में। इसका नेचुरल साइकिल नेचुरल है, ये कोई मतलब हम ये नहीं कर रहे, इधर एक नेचर का साइकिल है, ये लार्वा ही खाती है और इंसेक्ट लार्वी उसमें मच्छर लार्वी भी इंक्लूड है, वो खत्म हो जाएंगे। हम ये भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, पानी अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें। तो ये इसका प्रिवेंशन। अब इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अब देखिए, हमने लोगों को अवेयर करने के लिए to aware the people about malaria, to aware the people about malaria, जो 25 अप्रैल है उसको हम मलेरिया डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। ये बर्थडे नहीं का और जितनी पार्टी होंगी, मलेरिया डे का मतलब लोगों को अवेयर करेंगे, बताएंगे कैसे वो मलेरिया से बचाव कर सकते हैं, मच्छर से कैसे उसको अवॉइड करें, वो सब सिखाया जाता है और उससे काफी फायदा मिलता है। तो अबाउट मलेरिया, तो अवेयर द पीपल अबाउट मलेरिया 25 अप्रैल celebrated as Malaria Day, celebrated as Malaria Day। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। और ऐसे ही 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज मॉस्किटो डे, 20 अगस्त को हम मॉस्किटो डे की फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। देख देता हूँ 20 अगस्त is celebrated as क्या, as मॉस्किटो डे। उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, मॉस्किटो डे की फॉर्म में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इन सब का पर्पज ये था कि लोग अवेयर हो, लोगों को समझदारी हो, लोग जाने और फिर वो इन बीमारी से बचे रहें। ऐसा हम करते हैं, ठीक है। और इसकी ट्रेडिशनल ड्रग है जो मलेरिया का भी बहुत डेंजरस था, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था और अब इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो आप हमें जान लें कि बहुत साल पहले एक्चुअली जो अंग्रेज रोनाल्ड रोस, उन्होंने पहली बार बताया था कि मच्छर को फैलाता है और बाद में ये कंफर्म हो गया कि मलेरिया इसका वेक्टर है। मलेरिया बीमारी करता नहीं है, वो उसका वेक्टर है। चलिए तो आगे बात करते हैं। ट्रेडिशनल ड्रग ऑफ मलेरिया, क्लोरोक्वीन।
ट्रेडिशनल ड्रग ऑफ मलेरिया, आप नोट करते जा रहे हो, मुझे पता है। ट्रेडिशनल ड्रग ऑफ मलेरिया इज क्लोरोक्वीन, इज क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से मिलती है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क, छाल से, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, ऑफ सिंकोना ट्री। इस ट्री की जो बार्क है उससे हम क्लोरोक्वीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये मलेरिया की बहुत ट्रेडिशनल ड्रग है। काफी लंबे टाइम से इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल, हालांकि अब तो बहुत सारी और भी इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल हैं, इसी की मिलती जुलती कैमोक्विन, कैम्पाक्विन, मेलागार्ड, रिसोचिन, ये सब इसकी और एडिशनल ड्रग है। तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हालांकि पहले तो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं कि बचाव करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर हो भी जाए तो तुम डॉक्टर कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। लंबा खींचते जाएंगे क्या होगा? लंबा खींचेंगे तो उससे उससे ये होगा कि भाई जो हमारी लीवर है नुकसान होगा, हमारी आरबीसी काफी घट चुकी होंगी, और जो हमारे स्क्रीन है वो एनलार्ज हो चुका है। तो वी हैव नीड ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो उम्मीद है कि आपको मलेरिया की लगभग सारी चीजें याद समझ में आ गई होंगी, और हम इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, और वो हम उसे रोक के हम पहले बात करते हैं, क्योंकि इसमें मैं कल के लेक्चर में पूरा लाइफ साइकिल मलेरिया पैरासाइट की बात करूंगा, अब वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इस बीच हम कर लेते हैं हेलमिंथ डिजीज। क्या करने जा रहे हैं हम? हेलमिंथ डिजीज, जो हेलमिंथ से होती है। तो प्रोटोजोन दो डिजीज हमारी डिजीज पूरी हो गई है। एक हमारी थी एमीबियासिस या एमीबो डिसेंट्री, और दूसरा था मलेरिया। और लाइफ साइकिल मलेरिया पैरासाइट पढ़ेंगे हम कल। आज हम पढ़ रहे हैं हेलमिंथ डिजीज। अब देखिए, दो हेलमिंथ डिजीज हमारे सिलेबस में है। एक का नाम है एस्केरियासिस और दूसरा एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस ठीक। तो दो डिजीज हमें पढ़नी है, हेलमिंथ डिजीज। पहले एस्केरियासिस, और हम सब जानते हैं पेट के कीड़ों की बात चलती है तो नाम एस्केरियासिस का ही आता है। जो कॉमन वॉर्म हम कहते हैं वो एस्केरिस हमारे अंडरस्टैंड रहता है, और यही पेट के कीड़े हम जनरल लैंग्वेज में बोलते रहते हैं। तो आप पहले पढ़ेंगे एस्केरियासिस। एस्केरियासिस करता कौन है? हमारा पैटर्न वही चल रहा है, कोज्ड बाई एस्केरिस, और स्पीसीज लुम्ब्रिकोइडिस है। स्पीसीज नहीं लिखा पर मैं बता दूं, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, और हमें स्पीसीज तक नहीं जाना है, हम केवल जीनस की बात करें। एस्केरिस कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म, मानसी, इसको क्या बोले? कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म। तो एस्केरिस को ही राउंड वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये हमें एस्केरिसिस करता है। अब ये किस पार्ट में पैरासाइट है, कौन सा पार्ट अफेक्टेड है? तो इट इज पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज में नहीं है। तो अगला पॉइंट क्या होगा? मानसिक पैरासाइट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी छोटी आंत है ये उसमें पैरासाइट होता है। अब ट्रांसमिशन कैसे होगा? थोड़ी आसान पार्ट है, थोड़ी स्पीड बढ़ी हुई है, तो आपको पकड़ में आ रही चीजें, भागम भाग तो नहीं लग रही है। हालांकि ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पीड है, पर फिर भी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें स्ट्रेट फैक्ट्स हैं, इसलिए हम स्पीड रख सकते हैं। और फिर भी आपका कंसेंट जरूरी है
एक आपको क्लियर है और मानसी कह रही क्लियर है, साक्षी कह रही क्लियर है। तो जब आप क्लियर, तो फिर हम क्यों परेशान हो, हम तो खुश होंगे। साक्षी और चित्रा सबका कहना यही है। चलिए बच्चों आगे बात करें। अवनी, ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड, गंदा खाना, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड नेटेड फूड एंड वाटर। तो जिसका ट्रांसमिशन होता है वो गंदे खाने और पानी से होता है, और फूड एंड वाटर, वेजिटेबल्स, लिख देता हूं वेजिटेबल्स, फूड, वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, इनसे फैलता है। गंदा खाना हो, गंदा पानी हो, वेजिटेबल साफ सुथरी ना हो, तो जैसे सब वेजिटेबल बेचने वाले आते हैं तो वो गंदा गंदा पानी डालते रहते हैं, और उसको हम अच्छी तरह वॉश ना करें। ऐसे फल की बात करें, कई बार तो पैकिंग में केमिकल भी ऐड करता है कि वो फ्रेश बना रहे, और हम ऐसे ही खा लें तो ट्रांसफर हो सकता है। और हाउस फ्लाई, मक्खी भी इसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। हालांकि वेक्टर नहीं है वो, और वो गंदे खाने पे कहीं गंदे में बैठेगी और फिर हमारे खाने में बैठेगी तो ट्रांसमिट कर सकती है। हाउस फ्लाई में ट्रांसमिट इट, में ट्रांसमिट, तो हाउस फ्लाई भी करती है। और अगर आप बिना हैंड वॉश किए खाना खाते हैं तो भी हो सकता है। तो अनवॉश्ड हैंड्स और ट्रांसमिटेड एंड बाय अनवॉश्ड हैंड्स, तो ये सब मेथड ट्रांसमिशन के हैं। तो सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब 90% लोगों के इंटेस्टाइन में एस्करिस मौजूद होता था। ये टाइम में जब हम सफाई का ध्यान नहीं रखते, धीरे धीरे चीजें बदली, और सभी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी में पर्सनल और पब्लिक हाइजीन पर ध्यान दिया जाने लगा। लोग अच्छी तरह हैंड वॉश करते हैं, नहाते हैं, नेल्स को साफ रखते हैं, और अब तो अपने आसपास भी लोग सफाई ध्यान को रखते हैं, गंदगी ना हो। तो इससे काफी डिजीज कंट्रोल हुई। तो पर्सनल हाइजीन की बात करें इंडिविजुअल लेवल पर होती है, और पब्लिक हाइजीन कम्युनिटी लेवल पर, सोशल लेवल पर होती है। तो क्वेश्चन भी आगे हमारा आने वाला है। तो सफाई आप रख रहे हैं तो बीमारी से 80% बीमारी से आप बच सकते हैं। इसके बाद मेथड ट्रांसमिशन हो गया। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स क्या है इसके डिसीज के? तो इन सिम्टम को देखने बाद आप अपने घर पर बोर्ड टांग देंगे, पेट के कीड़ों के स्पेशलिस्ट यहाँ रहते हैं, मात्र 20 में इलाज कराएं। हिंदुस्तान में ऐसा होता है। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब हम छोटे हम लोग खाते तो बढ़िया है, सब चीज ऐसे हो जाएगी, भूखे से लगते थे। सुनने में कुछ और होता, सच्चाई में कुछ और होता था। और मैं एक दिन पहले भी आपको एक बताया था सटायर, आज भी बता रहा हूँ। इंग्लैंड से डॉक्टर्स है ट्रूप्स, एक ग्रुप, एक दल हिंदुस्तान इसलिए आया कि भाई वो हिंदुस्तान में जो यहाँ पर हेल्थ स्टेटस है उसको स्टडी करना है। हिंदुस्तान में हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं। 8-10 लोग थे, दिल्ली एयरपोर्ट को उतरे, और एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद उन्हें एक बुक स्टोर से एक मतलब एक मैप खरीदना था, और मैप खरीदना भूल गए। एक किताब का टाइटल पढ़ के बेहोश होकर पड़े सारे के सारे। अब बेहोश क्यों हुए? क्योंकि साक्षी उस मैगजीन टाइटल था, लिखा हुआ था उसके ऊपर, मात्र 50 रुपए में सफल डॉक्टर बनिए, मात्र 50 रुपए में। और उन्हें चक्कर आ गया, भैया हम तो यहाँ बेकार में आए हैं, जहाँ 50 में सफल डॉक्टर बन रहे हो, तो हमारा देश वो दिन बाद कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर डॉक्टर बनाने में, तो इनकी अच्छी सर्विस क्या होगी। तो इसलिए बेहोश हो गए थे कि वो अपने पर जब कंपनी हिंदुस्तान से किया 50 रुपए में मात्र सफल डॉक्टर बन रहे हैं, तो वो भी किसी बिना मेडिकल बुक के थ्रू, तो इससे अच्छी सर्विस क्या हो सकती है। चलिए खैर, ये एक व्यंग था, सटायर था। और अवनी जी चटपटे मसाले हमारे यहाँ काफी अवेलेबल हैं। तो सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं। सिम्टम्स में क्या क्या हो, कैसे आप पहचानें? इंटरनल ब्लीडिंग,
मतलब पेट में ब्लड रिलीज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, मसल दर्द हो सकता है, मस्कुलर पेन, ये हो सकता है मस्कुलर पेन, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, माइल्ड फीवर, माइल्ड फीवर, हल्का बुखार है तो जुड़ी सी हो रही है, हल्का हल्का अंडर 100, माइल्ड फीवर, नोजिया हो सकती है, नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकती है, वोमिटिंग, और कई बार ऐसा होता है कि जब अगर हैवी वोमिटिंग होती है तो एस्टरिस मुंह के रास्ते में बाहर आ जाते हैं वोमिटिंग में। तो ये बड़े अजब अजब बीमारियां हैं, कितनी बीमारियां एक इंसान की बॉडी में क्या क्या घुसने की कोशिश कर रहा है, और नेचुरल साइकिल चल रहा है, मारकाट मची हुई है, कोई हारता है कोई जीतता है, कभी हम जीतते हैं, पैसन हारता है, कभी पैसन जीत जाता है और हम हार जाते हैं। तो एनीमिया भी होगा, खून की कमी को एनीमिया, क्योंकि ब्लीडिंग कर रहा है, एंड समटाइम ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, आंख बंद हो जाए, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन, ऐसा हो सकता है कि इतने नंबर इनका पैदा हो जाए कि हमारी इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर दें, और उसके लिए अवनी आपको तुरंत ऑपरेशन करना होगा, इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा, तो इसका आपको ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये तो डंडा नहीं सर, ऐसे मुंह में डाल कर मुझे नाली खोल खुल जाएगी, तो सर्जरी करके खोलना होगा। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए। अब और बात करें, और क्या हो सकता है, जो बड़े सिम्टम्स हैं जिनको हम नोट कर सकते हैं, अगर किसी इंसान को सोते टाइम टीथ ग्राइंड होते हैं, दांत की आवाज करता है, या ड्यूरिंग स्लीप सलाइवेशन लार निकलती है, तो वो भी टिपिकल सिम्टम्स हैं एस्केरिसिस के। तो अगर आपको क्या कहते हैं तो एकदम लार निकलता हूँ लेट, अभी फिर ठीक करता हूँ, फिर एस्केरिस का इलाज करता हूँ। पेट की मत बोल रहा, पेट की दवाई तो खुद जानता है वो, दिन में मैंने ले लूंगा, एक शीशी आती पी लूंगा मैं उसे, तो आपका ना एस्केरिस का इलाज चलेगा, तो पर्चा मात्र 50 में बनेगा, उसमें आधा आपका आधा में दवाई बताते रहेंगे, ठीक है, तो मिलजुल खेल लेंगे, आप डॉक्टरों को पैसे मिलकर खेलेंगे, ब्लॉकेज और इंटेस्टाइन। अब सलाइवेशन, लार आना, सलाइवेशन एंड ग्राइंडिंग ऑफ टीथ आर टिपिकल सिम्टम, इतने सारे सिम्टम्स होते हैं, और प्रिवेंशन तो वही है, सफाई रखना होगा, और उसमें कुछ नहीं करते, प्रिवेंशन टू मेंटेन पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, इट इज प्रिवेंटेड। तो मैं बात कर रहा हूँ इन्फेक्शन कैसे रोकें, तो मैं लिखता हूँ इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड, इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, ठीक है, ये इसका प्रिवेंशन है। इसकी इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है, इफेक्टिव मेडिसिन डेकारिस है, मैंडाबेजोल और जेंटिल है। तो मेडिसिन क्या दोगे आप, ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, ट्रीटमेंट जो बन गए डॉक्टर, ट्रीटमेंट डेकारिस, मैंडाबेजोल, एंड जेंटिल, ये सिंगल टैबलेट, ये एक ही टैबलेट इफेक्टिव होती है शाम को खाना खा के, जो गुड़ होता है उसके साथ दूध में डाल के, अगर आप इस टैबलेट को लोगे तो बहुत सा रिजल्ट आता है, और एक ही टैबलेट
पूरे एस्करिस को खत्म कर देती है। तो जो लोग बाहर खाना खाते हैं, घर से बाहर खाते हैं, उनको बीच में लेते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर्सनल हाइजीन तो अपने हाथ में, लेकिन वहाँ जो पब्लिक अनहाइजीनिक हो रही है वो आपके हाथ में। बर्तन कैसे साफ किए हैं, उसने सब्जी छिला नहीं छिला, उसने कौन सा पानी में डाला है, उसके हैंड वॉश है कि नहीं है, उसके नेल गंदे तो नहीं है, न जाने कहाँ कहाँ किस किस सोर्स से पैथोजन ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हमारा हो गया एस्केरियासिस। अब हम एक और हेलमेंथ डिजीज हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है एलिफेंटिएसिस। इसको आपने जरूर देखा होगा। एलिफेंटिस बात करें, एलिफेंटिएसिस, तो बच्चों अब बात होगी एलिफेंटिएसिस की। एलिफेंटिएसिस, पेंटिएसिस और फिलियरियासिस। दो नाम इसी के हैं। अब सर तो ये निमेटोड है, नाम लिखे हैं उसका, वो आपको याद करना है। और बच्चे बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही लिख रहे हैं। पोज्ड बाई करने वाला कौन है? पोज्ड बाई बुकेरेरिया, ये जीनस है बुकेरेरिया, मलाई मलाई एंड एंड एक और हो सकता है एंड डब्ल्यू माने बुके, डब्ल्यू यानी बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये दो स्पीशीज हैं जो एलिफेंटिएसिस करती हैं। अब किस पार्ट को नुकसान करता है, कहाँ रहता है? तो पैरासाइट इन, ये कहां पर पैरासाइट है? पैरासाइट इन लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स इनमें पैरासाइट, हमारा लिम्फ फ्लो करता है जिन वेसल्स में, लिम्फ कैपिलरीज की बात करनी चाहिए मुझे, उनमें पैरासाइट वहां पर ही रहता है। ट्रांसमिशन इसका भी वेक्टर से होता है, और वो वेक्टर क्यूलेक्स फीमेल है, मच्छर है। अभी आपने जाना कि एनोफिस फीमेल तो मलेरिया ट्रांसमिट करती है, और क्यूलेक्स फीमेल ट्रांसफर करती है बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी को। और हम ये भी जानते हैं कि जो बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, इसमें एलिफेंटिस इसलिए कहा जाता है कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है, हिज लेग्स लुक्स लाइक द एलिफेंट लेग्स, मोटे मोटे दिखाई देते हैं। कई बार आप रेलवे स्टेशन गए हो, बस स्टेशन में गए हो, या कहीं जगह जहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का माहौल होता है, वहां पर कुछ लोग बैगिंग करते रहते हैं, एक बग्गी में बैठे रहते हैं, पैर को आगे फैला रखते हैं, पेड़ से लगा रखते हैं, और मोटे मोटे पैर एलिफेंट जैसे दिखाई पड़ते हैं। वो यही है, दे आर सफरिंग फ्रॉम एलिफेंटिएसिस। तो लिम्फ वेसल्स ट्रांसमिशन occurs through, ट्रांसमिशन occurs through, इससे होगा occurs through फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है। तो इससे इसका क्या होता है? दैट कोज, इसका वेक्टर है, तो मच्छर इसको फैलाता है। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स आप जानेंगे। सिम्टम्स swelling in legs, in lower limbs, legs, scrotum and penis etc. Penis etc. Q due to blockage of, क्या लोग blockage of lymph vessels, जो लिम्फ वेसल्स है वो ब्लॉक हो गई, लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गई हैं। क्यों हो गई है? चूंकि जो डेड मेंबर हैं, डेड निमेटोड है, वो वेसल के अंदर फंसते चले जाते हैं, और फिर लिम्फ का ट्रांसपोर्ट रुक जाता है। लिम्फ वेसल्स बिकॉज
डेड मेंबर्स, जो डेड मेंबर्स ट्रैप्ड इन lymph vessels and lymph does not return back and lymph does not return back, वापस नहीं जाता। आपको बता दूं मैं, पढ़े सर्कुलेटरी सिस्टम में, पर फिर भी जो हमारा ब्लड है वो तो क्लोज सर्किट में बह रहा है, वो तो वेसल के अंदर बहता रहता है, बाहर आता ही नहीं। तो कैपिलरीज से ब्लड का कुछ पार्ट फिल्टर होकर बाहर आ जाता है, उसमें सब कुछ होता है सेल्फ रिक्वायरमेंट का, वही लिंक होता है। तो लिंफ ब्लड का फिल्टर आउट पार्ट है जो कैपिलरी से फिल्टर होता है और फिर वो जो सेल्स टिश्यू है उनकी जरूरत पूरी करता है, उनसे वेस्ट ले लेता है और फिर ट्रांसपोर्ट होकर वापस ब्लड में चला जाता है। लेकिन लिंफ आ तो रहा है, वापस क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वेसल ब्लॉक हो गई है, तो इकट्ठा होता रहेगा और स्वेलिंग एक्टिव होती रहेगी। तो ऐसे इंसान का जो लेग्स हैं, लिम्फ्स हैं या स्कोटम है, वो इससे स्वेलअप हो जाते हैं, लिम्फ वापस नहीं जा रहा है। जो लिम्फ जाने का वापस रास्ता था वो ब्लॉक हो गया इस तरह में, जिससे एलिफेंट दिखाई पड़ता है, डज नॉट रिटर्न। एंड legs of person looks like elephant leg, जैसे एलिफेंट के पैर ऐसे दिखाई पड़ता है और इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है, एंजाइटी बेचैनी होती है, इन्फ्लेमेशन जलन एंड एंजाइटी बेचैनी आल्सो आता है, ये भी होगा। और उससे बचने के लिए क्या होता है, बेचारे लोग मालिश वालिश करते रहते हैं लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होती। जितनी स्वेलिंग आ चुकी उसको हम खत्म नहीं कर सकते, वो उतनी बनी रहेगी क्योंकि हम ब्लड वेसल को ओपन नहीं कर सकते, पर हाँ आगे स्वेलिंग होने से रोक सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी डॉक्टर के पास चले जाएंगे ऐसा पेशेंट तो नुकसान कम होगा, और जितनी एडवांस स्टेज लेट होकर जाएगा उतना ही दिक्कत होगी। अब जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है वो फिलेरिफॉर्म लार्वा है। फिलेरिफॉर्म लार्वा, इसका लार्वा नाम फिलेरिफॉर्म लार्वा। अगर वो लार्वा एक इंसान दूसरे इंसान में जाएगा तो इन्फेक्शन होगा और नहीं जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो फिलेरिफॉर्म लार्वा इज इन्फेक्टिव स्टेज। larva is infective stage। अभी लार्वा बहुत ही एक तरह से मानव समझदार है। ये लार्वा, दिस लार्वा शोज पीरियोडिसिटी। ये क्या है? आप सब बताया कि जो मॉस्किटो है वो नाइट में एक्टिव होगा, दिन में तो होगा नहीं। तो ये लार्वा इंसान की बॉडी में दिन में डीप ब्लड वेसल में रहता है, गहरे में रहता है, और रात में सुपरफिशियल ऊपर के ब्लड वेसल में आ जाता है। कि जो मॉस्किटो है वो बहुत डीप पंक्चर नहीं करता, वो सुपरफिशियली पंक्चर करता है। अगर गहरे में रहेगा रात में भी तो ट्रांसफर कैसे होगा? जैसे पता है कि मेरी सेकंड मम्मी रात में आएगी और मुझे दूसरे घर में ट्रांसफर कर देगी, इसलिए वो ऊपर आ जाता है। तो दिन में डीप ब्लड वेसल में और रात में सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स में लार्वा रहता है। और जो बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ फिलेरिफॉर्म लार्वा, इतना समझना है। मैंने पहले कहा कि ट्रीटमेंट जो नुकसान हो चुका है वो नहीं रिकवर नहीं होगा, पर हाँ आगे बढ़ने से रोक सकते हैं बाय द यूज ऑफ एंटी ड्रग्स। और प्रिवेंशन वही है, प्रिवेंशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉस्किटो। तो हम कैसे बच सकते हैं? इट कैन बी प्रिवेंशन, कैन बी prevent to destroy the mosquito, to control the mosquito। जब हम मच्छर की बात करेंगे ना, मलेरिया के लिए वही सब यहाँ अप्लाई होगा। डेंगू से आपने डाल दो, सब कुछ कर दो। तो अगर हम ऐसे करेंगे जो हमने मलेरिया के लिखा है वही कंट्रोल यहाँ पर है, क्योंकि वहां भी वेक्टर मॉस्किटो है और यहाँ भी वेक्टर मॉस्किटो है।
तो ये हमारी 3 डिजीज हो गई आज। पहले डिजीज हमने पढ़ी थी क्या? पहले डिजीज हमारी थी वो सबसे पहले हमने पढ़ी आज कौन सी? मलेरिया। उसके बाद पहले मलेरिया पढ़ी हमने जो प्रोटोजोन से होती है। उसके बाद 2 हेल्पेटिक डिजीज पढ़ी, एक एस्केरिसिस और दूसरे एलिफेंटियासिस। तो बच्चों आज यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट, और डायग्राम और थ्योरी दोनों ऐसे कोड किए जाएंगे, आपको 100% में आएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आज आप यहाँ तक जरूर क्लियर कर तैयार कर लें, को डाउट पूछ लें। तो कल फिर मिलते हैं शाम को। थैंक्स फॉर बीइंग टुगेदर एंड सी यू टुमारो।